अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और हम आज बात करेंगे कोरोना वायरस की बढ़ती हुई महामारी और इसके महादैत्य के पंजे से जिस प्रकार से हमारे देश के, हमारे प्रदेश के नागरिक, हमारे आपके अपने लोग एक एक करके शिकार हो रहे हैं। ये निहायत खौफनाक, जानलेवा और बहुत ही स्तब्ध करने वाला है। पिछले 24 घंटे के भीतर जिस प्रकार से विधायक से लेकर एक सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी की मृत्यु हो रही है। विधायक चिट्ठी लिख लिख कर मर गए, लेकिन उनको कायदे का बेहतर एक इलाज तक नहीं मिला। बीजेपी के बरेली के विधायक केसर सिंह भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय सबसे गुहार लगाते रहे, लेकिन विधायक जी को इलाज नहीं मिला। इमरजेंसी में रात भर पड़े रहे, अगले दिन आईसीयू मिला, तब तक देर हो चुकी थी। टाई लगाए जिन सज्जन की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दीपक त्रिवेदी हैं। 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूदा सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी थे ये दीपक त्रिवेदी। राजस्व परिषद के चेयरमैन पद पर तैनात थे। पिछले लंबे समय से पीजीआई अस्पताल में भर्ती थे। आज उनका निधन हो गया, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन इनको दाखिल कराया गया था, इनकी पत्नी और इनके बच्चे 12 घंटे तक लगातार प्रयासरत थे कि अस्पताल में एक बेड मिल जाए। बामुश्किल उनको अस्पताल में जगह मिली थी। आज उनकी मृत्यु हो गई। ये हाई प्रोफाइल घटनाएं हैं जो उदाहरण देती हैं कि कोरोना के इलाज को लेकर क्या हालात उत्तर प्रदेश के भीतर हैं। जहां आम आदमी हो, गरीब आदमी हो, नेता हो या आम जनता हो, अधिकारी हो या चपरासी हो, कोरोना वायरस किसी को नहीं छोड़ रहा है। कोरोना वायरस किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, उसको सिर्फ इंसानी जिस्म चाहिए। 24 दिन बीत जाने के बाद भी हम आज तक ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल नहीं कर पाए हैं। तमाम शहरों में लोग कोरोना से कम, ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा मर रहे हैं। और अब जो सबसे ज्यादा चिंता मुझे जिस बात की हो रही है और जिस बात के लिए मैं लगातार फिक्रमंद हूं, वो है हमारे गांवों तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक, खलिहान तक, मजरा और पूर्वा तक इस संक्रमण का भयावह तरीके से फैलना। सरकारें तो शहर तक में संक्रमण को नकारती रही हैं, लेकिन आज की डेट में हालात ये हैं कि गांव ग्रामीण तक भयानक तरीके से फैल चुका है। गांव में ना तो टेस्ट हो रहे हैं, न उनको समुचित इलाज मिल रहा है, न उनको आइसोलेशन है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि उनको कोई बताने वाला भी नहीं है गांव में कि आपको कोरोना से कैसे बचना है। टेस्टिंग तो गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। आरटीपीसीआर टेस्ट हो जाना बहुत बड़ी बात है गांव में। और उत्तर प्रदेश की 70% आबादी गांव में रहती है। मुझे उनकी फिक्र है। मुझे अपने उन गांव के बहनों भाइयों की चिंता है जिन्हें बुखार खांसी के नाम पर उनकी मौत हो रही है, जिन्हें पता ही नहीं कि कोरोना वायरस क्या है और किस कदर उनके पूरे परिवार को प्रभावित करके मौत के दरवाजे पर धकेल रहा है। गांव के लोग मर रहे हैं। आप किसी भी गांव के जहां के निवासी हो, आसपास का इलाका चेक करें, आप पाएंगे कि लोग बुखार से पीड़ित हैं, बदन दर्द से पीड़ित हैं, खांसी से पीड़ित हैं, कफ है उनको, भयानक संक्रमण है, लोगों की मृत्यु हो रही है। लेकिन हमारे पास अखबारों में बयानों के जरिए यह कहा जाता है कि हम 16 करोड़ परिवारों तक पहुंच गए। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 24 करोड़ है और यूपी सरकार क्लेम कर रही है वो 16 करोड़ परिवारों तक पहुंच गई। मतलब आसपास के प्रदेश भी ये जोड़ लिए, जबकि यूपी में 4 करोड़, 4.5 करोड़ से ज़्यादा के परिवार नहीं है, लेकिन ये 16 करोड़ परिवारों का कर डाले हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार का ऑफिशियल डेटा है। कितना सत्य है अंदाजा आप लगा लीजिए। मैं तो आपको जागरूक करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं, बचाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी चिंता है, आपके बच्चों की चिंता है, आने वाली पीढ़ी की मुझे चिंता है, मुझे अपने 24 करोड़ भाई बहनों की चिंता है। आपको स्वयं बचना होगा। खुद बचिए, समाज बचाइए, परिवार बचाइए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। सरकार स्वीकारे अथवा ना स्वीकारे, ऑक्सीजन की कमी है, बाकी सब ठीक है। दवा इंजेक्शन नहीं मिल रहा, बाकी सब ठीक है। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा,
बाकी सब ठीक है, लोगों के टेस्ट नहीं हो रहे हैं, बाकी सब ठीक है। तो जब सब ठीक है तो ये हो क्या रहा है? मैं फिर कहता हूं, कोरोना की विभीषिका को देखना है और उसको महसूस करना है तो अस्पतालों की तरफ कम, शमशान घाट और कब्रिस्तान जाइए, देखिए कि किस तरह से आपके अपने लोग मर रहे हैं, फूक रहे हैं, दफन हो रहे हैं। कोरोना की जो तीव्रता और भयावहता है वो गांव की तरफ पहुंच चुकी है। राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों ने उत्तर प्रदेश के भीतर कोरोना का महाविस्फोट किया है। आज मुझे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के माध्यम से मुझे जानकारी दी गई कि 768 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना के कारण। कौन है इनका गुनहगार? ये तो शिक्षक मरे हैं। अगर मैं इनके परिवार के लोगों को जोड़ूं तो यह आंकड़ा भयावह है। कौन इनको मरने के लिए मजबूर कर रहा है? ऐसे वक्त में जब सांसों का संकट है तब आप चुनाव करा रहे हैं। पंचायत चुनाव की पड़ी हुई है। कल्पना करिए उस दिन की जिस दिन मतगणना होगी। मैनुअल मतगणना होती है ग्रामीण चुनाव में, पंचायत चुनाव में एक एक टेबल पे 50-50 लोग पीले रहते हैं। क्या होगा तब? क्या हम उस महासुनामी को रोक पाएंगे 2 मई के बाद? मुझे बहुत अत्यधिक चिंता है। कुछ लोग कहते हैं मैं पैनिक कर रहा हूं। अगर पैनिक न कर रहा होता तो आज तुम्हारे हालात और बदतर होते। यह पैनिक का ही नतीजा है कि इतने इंतजाम तुम्हारे लिए कुछ तो हो रहे हैं। और अभी 2 मई के बाद का परिदृश्य बहुत ही खौफनाक है बहनों भाइयों, डरावना है। एक का संक्रमण 40 को संक्रमण देने वाला है और वो 40 1600 को देंगे, फिर अगले 1600 16,000 को देंगे। तो आप कल्पना करिए कि चेन कितनी लंबी बनेगी जब मतगणना की टेबलों पर संग्राम होगा। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई बाधित है। इंजेक्शन मिल नहीं रहे हैं, दवाएं मिल नहीं रही हैं, अस्पतालों में बेड है नहीं। दूसरी लहर पर धड़ाम पड़ी हुई है सरकार। सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न है, लोग मर रहे हैं। दुनिया में उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां ऑक्सीजन की राशनिंग हो रही है। लोग 24-24 घंटे एक सिलेंडर भरवाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट पर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। उनके घर पे होम आइसोलेशन पर मौजूद उनके परिजन मर रहे हैं। लोगों की पीड़ा देखी नहीं जाती है। बिना ऑक्सीजन के घुट के मरे लोगों की कल्पना करिए। जब आपकी नाक और मुंह कोई 2 सेकंड के लिए बंद कर दे तो आपकी क्या हालत होती है। कल्पना करिए कि कोई आदमी जो बेड पर पड़ा है बिना ऑक्सीजन के कैसे मरा होगा, किस तरह से घुटा होगा, एक एक सांस के लिए कैसे तड़पा होगा। शमशान में जलती चिताओं में के बाहर दूर बैठे रोते परिजनों का हाल सुनिए। परिवार के परिवार तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, उनकी जिंदगी बदल गई है, उनकी सांसों का संसार टूट चुका है और आपको उनके साथ कोई सिंपैथी भी नहीं है। दवा दे नहीं सकते, इलाज कर नहीं सकते, सहानुभूति तो दे सकते हो। उसको देने में भी कोई टैक्स लगता है क्या? या उसको देने में भी कोई सरकारी मशीनरी या खजाने पर कोई भार आता है क्या? किसी का गम बांट लेना यह शासक का काम होता है, सरकार का काम होता है। जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारे संविधान ने दी है, तब सरकारों का गठन होता है। जन कल्याण। आज हमारी जनता मर रही है बिना इलाज के, बिना संसाधन के। और इस तरह के बयान जनता के साथ क्रूर मजाक हैं कि ऑक्सीजन बहुत है, अस्पतालों में बेड बहुत है, आईसीयू बेड बहुत हैं। और अगर हैं तो ये मर कौन लोग रहे हैं? मैं रोज ये बात पूछता हूं, ये कौन लोग हैं जो मर रहे हैं? आप डाटा मैनेजमेंट बाद में कर लेना, आंकड़ों को बाद में मैनेज कर लेना, हम नहीं बोलेंगे, पर हमारे बहनों भाइयों को इलाज तो दो, उनके टेस्ट तो करवाओ, उनको ऑक्सीजन तो दो, उनको दवा तो दो, उनको इंजेक्शन तो उपलब्ध कराओ, उनको आईसीयू बेड तो दो, वो बच तो जाएं। मरते हुए लोगों को बचाना जरूरी है या डाटा मैनेजमेंट जरूरी है? यह तय आपको करना है बहनों भाइयों। यह अत्यंत विचलित और परेशान कर देने वाली बात है।
उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जनपद हो जहां ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित न हो। 1 घंटे 2 घंटे के बैकअप पर अस्पताल चल रहे हैं। डॉक्टर इलाज पे कम ऑक्सीजन कैसे आएगी, इस पर सारा दिन अपना सिर फोड़ता है। इलाज कब करेगा वो? अगर अस्पताल का डॉक्टर, अस्पताल चलाने वाला सारा दिन ऑक्सीजन का प्रबंध करेगा तो आपके परिजन का इलाज कौन करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, कितने दिन चाहिए आपको? आपने कहा कि हमने ऐप बनाया है, इंटरनेट पर वेबसाइट बनाई है, ऑक्सीजन ट्रैकर लाएंगे। ऑक्सीजन इंटरनेट से नहीं मिलती है, वो फैक्ट्रियों से मिलती है, क्रायोजेनिक टैंकर से चलती है और सिस्टम में अपलोड होने के बाद जनरेट होती है। फिर वो सिलेंडर के जरिए या फिर सीधे मुंह में जाती है, नाक में जाती है। जिन्हें इतनी बेसिक समझ नहीं, वो अपनी जानकारी बढ़ा लें। आपके बयान दे देने से कोई किसी की सांसें नहीं लौटाएंगी। आपके ये कह देने से ऑक्सीजन बहुत है, कोई जिंदा नहीं हो जाएगा। उनकी पीड़ा का एहसास करो। कुछ नहीं कर सकते तो संवेदनशीलता दिखाइए, सिंपैथी दिखाइए। होम्योपैथी, एलोपैथी नहीं दे सकते तो सिंपैथी तो दे सकते हो। उसको देने में भी परेशानी है। क्या हम अपने लोगों को मरते हुए यूं ही देखते रहेंगे? और यह सिलसिला कब तक चलने वाला है? यह हो गया लेकिन यह ठीक है, यह हो गया लेकिन यह ठीक है। आपने कहा कि हजारों बेड लखनऊ में उपलब्ध हैं। लोग इस उम्मीद में भागे चले आए लखनऊ कि यहां बेड उपलब्ध हैं, यहां मारे मारे फिर रहे हैं लोग। अब आपने कह दिया है कि कोई भी बाहर नहीं दिखना चाहिए सिलेंडर लगाए। पुलिस लग गई है, डंडा मार के भगा रही है लोगों को। ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए लोगों को देखना, उनके दर्द को साझा करना, यह रुलाता है। एक सरकार, एक समाज के रूप पर हम पर 10 सवाल खड़े करता है, हमसे सवाल पूछता है। ये क्या कसूर था जिन्होंने भरी जवानी में अपने बेटे खोए, अपनी भाई खोए, अपने पिता खोया, अपना सब कुछ खोया? क्या कसूर है इन लोगों का? क्या उत्तर प्रदेश में लोगों को इलाज नहीं मिल सकता? क्या उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं मिल सकती? क्या उत्तर प्रदेश के भीतर इंजेक्शन और दवाएं नहीं उपलब्ध हो सकती? क्या कारण है? दूसरी लहर को लेकर इस प्रकार की नाकाम व्यवस्था, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? और यह बात अकेले ब्रजेश मिश्रा नहीं कह रहे हैं, मैं वो चिट्ठी लेकर आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के दर्जन भर विधायक, मंत्री, सांसद ऑक्सीजन की कमी का हवाला लिखित पत्रों में दे रहे हैं, अपने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं। उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं जिला अधिकारी से लेकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तक कि ऑक्सीजन की कमी है, लोग मर रहे हैं, हमारी आंख के सामने मर रहे हैं। विधायक पत्र लिख रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए? अगर यह व्यवस्था की नाकामी नहीं है तो व्यवस्था की नाकामी फिर किसे कहते हैं? 24 दिन बाद भी व्यवस्था का पटरी पर न लौटना यह बताता है कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और टीम 11 अपने कर्तव्यों के निर्वहन में फेल रही है, नाकाम रही है। और उनका इस प्रकार का आचरण उत्तर प्रदेश के माथे पर एक बड़ा कलंक लगा गया है, जहां हमने अपने हजारों लोगों को खोया है और यह सिलसिला बहुत भयानक गति से बढ़ रहा है। टेस्टिंग को बाधित करके आप कोरोना कभी रोक नहीं सकते, यह और फैलेगा, ज्वालामुखी बन के फैलेगा। सबसे पहली आवश्यकता है टेस्ट करिए, लोगों को आइसोलेट करिए, उनको ट्रीट करिए, अपनी नाकामियों को स्वीकारिए, विशेषज्ञों को अपने पैनल में रखिए, जो महामारी के विशेषज्ञ हैं, जो प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ऑक्सीजन के जानकार हैं, रिसोर्सेज के एक्सपर्ट्स हैं। उनके हाथ में व्यवस्था दी जानी चाहिए, तब आप व्यवस्था को ठीक कर पाने की स्थिति में बढ़ेंगे। पहले तो स्वीकार कीजिए कि आप नाकाम हुए, फिर एक्सपर्ट्स को बुलाइए और उनको दीजिए जिम्मेदारी, और फिर मैं देखता हूं कि क्यों नहीं ये व्यवस्था दुरुस्त होती है। बिल्कुल दुरुस्त होगी। किसी विधायक की राय सम्मिलित नहीं है इसमें, किसी सांसद की राय नहीं सम्मिलित है, मंत्रियों से उनकी राय नहीं ली जाती।
चंद मुट्ठी भर लोगों की राय की वजह से आज उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के विकट हालात उत्पन्न हो गए। हजारों मौतें हो रही हैं और आप आदेश पर आदेश, कभी सीएमओ का रेफरल लेटर, कभी ऑक्सीजन की राशनिंग, कभी ऑक्सीजन देना बंद कर देना, अस्पतालों में बेड न होना और आवाज उठाने वालों पर मुकदमा करना। लोकतंत्र में इस प्रकार के आचरण की उम्मीद आपसे नहीं की जाती। जब हम जन कल्याणकारी और परोपकारी राज्य की अवधारणा पर भारत का लोकतंत्र टिका हो, वहां पर जन स्वास्थ्य सबसे बड़ी गारंटी के तौर पर माना जाता है और आप जन स्वास्थ्य के साथ भारी खिलवाड़ उत्तर प्रदेश के भीतर हो रहा है। और यह बात दुखी करती है, विचलित करती है कि हमारे अपने लोग तड़प तड़प कर मरने को मजबूर हैं, घुट घुट कर मरने को मजबूर हैं। लोगों के परिवार तबाह और बर्बाद हो गए हैं। सुनिए कुछ बयान, शायद आपका भी दिल दहलेगा, शायद आप भी ये सोचने को मजबूर होंगे कि जिस राह पर आप बढ़े हैं वो राह गलत है। उत्तर प्रदेश के लोगों को बचाइए। 4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं, एक दिन का 40,000 लेकर। शरीर में ऑक्सीजन रह गई है 10%। डॉक्टर ने अपना कार्ड दिया, डॉक्टर ने लिख के दिया और दुनिया भर में धक्के खाए हमने। हमें गैस नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाए? हमारी पत्नी है। आपकी पत्नी है? आप किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? गैस लेने साथ में हमें सिलेंडर चाहिए, गैस लेने आए, गैस नहीं दे रहे, खा जाए। इसमें जो L2 की व्यवस्था हम लोग बढ़ा रहे हैं, जैसे हम अपने जनपदों में, स्वास्थ्य विभाग अपने जनपदों में 2 CHC को चिन्हित करके उनको 50-50 बेड, जो अमूमन 30 बेड के होते हैं, उनको 50-50 बेड करके 100 का हम लोग बनाएंगे। और इसी तरह करके हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल को लेंगे, उन जनपदों में मिला के 200 बेड हम उसको इंक्रीज करेंगे। निजी अस्पतालों में अब भी सीधी भर्ती नहीं, अभी भी रेफरल लेटर सीएमओ का चाहिए। जो बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, गरीब के लिए कोई दरवाजे नहीं खुले हैं। आज की डिबेट में मुझे ज्वाइन कर रही हैं अनीता अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुची विश्वास कांग्रेस से हैं, डॉक्टर SNS यादव फॉर्मर चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उत्तर लखनऊ के रह चुके हैं, और डॉक्टर दीपाली भारद्वाज